नमस्कार दोस्तों, आज हम मरुस्थलीकरण यानी डिज़र्टिफ़िकेशन के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि एक साल उत्तर प्रदेश के पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में मरुस्थलीकरण से प्रभावित हो रहे क्षेत्रों की पहचान कीजिए। इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इसका मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। तो आप जानते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने मरुस्थलीकरण से संबंधित कुछ बातें कहीं कि भारत इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। चूँकि पीसीएस में और आईएएस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर थोड़ी-सी चर्चा करना वाजिब हो जाता है, क्योंकि प्रमुखता से इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी वर्चुअल मीटिंग में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी इसके बारे में बताया कि भारत क्या-क्या कदम उठा रहा है। तो इस बार भी ये संभावना हो सकती है कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएँ, तो इसका एनालिसिस हम एक बार कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि मरुस्थलीकरण होता क्या है, डेज़र्टिफ़िकेशन इसकी परिभाषा क्या होती है? तो जलवायु में परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है और मानवीय गतिविधियों सहित मानव के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे मात्रा में डिफ़ॉरेस्टेशन कर देना या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाना बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के, या कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना, तो ये चीज़ जलवायु में परिवर्तन और मानव गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के फलस्वरूप शुष्क यानी जो सूखा वाला क्षेत्र है, या अर्ध शुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भू निम्नीकरण, जो लैंड डिग्रेडेशन है, उसी को हम मरुस्थलीकरण बोलते हैं, यानी कि डिज़र्टिफ़िकेशन बोलते हैं। तो ये तो इसकी छोटी-सी परिभाषा हो गई। अब प्रश्न में जैसा कहा था कि इसके जो एरिया हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि कहाँ-कहाँ पे इसका प्रसार हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। पर्यावरणीय रिपोर्ट जो आते हैं, उसके एक आकलन में बताया गया था कि भारत में लगभग 30% जो भूमि है, वो मरुस्थलीकरण है। 30% भूमि यानी पूरे भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसमें से देखा जाए तो 9,64,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है, यानी करीब-करीब ये हो गया 30% एरिया। 30% एरिया जो है वो निम्नीकृत हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है डिग्रेडेट हो चुका है, या कह लें कि मरुस्थलीकरण का सामना कर रहा है। भारत में जो 8 प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो वो भी जान लें, क्योंकि उसमें एरिया पूछा था। 8 राज्यों में एक राजस्थान में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है खूब, और दिल्ली, फिर गोवा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, एचपी। इन 8 राज्यों में मरुस्थलीकरण की दर जो है वो थोड़ी-सी बड़ी हमें दिखाई देती है। और इन सभी 8 में देखा जाए तो लगभग 40 से लेकर के 70% जो लैंड है वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित हो चुकी है। इन 8 राज्यों के 40 से 70% जो लैंड है वो डेज़र्टिफ़िकेशन से अफ़ेक्टेड हो चुकी हैं। और पिछले 10 सालों में अगर देखें 2010 से 2020 के बीच में, तो 29 राज्यों में से 26 राज्यों में मरुस्थलीकरण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। तो अब ये समझ लें कि इसके कारण क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख सकते हैं कि भूमि और जल के कारण जो मृदा अपरदन होता है, मिट्टी या कह लें भूमि और जल के द्वारा मृदा अपरदन से भी ये मरुस्थलीकरण जो है बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है ये मिट्टी या जल से? ये कारक जो होते हैं वो भारत में लगभग 16% मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे जल का प्रवाह होता है, अगर हम जंगल काट देते हैं तो नदियाँ जो है ज़्यादा मात्रा में गाद लेकर के जाती हैं, और एक जगह से उर्वरता जो है उसको नष्ट करती हैं, और दूसरी जगह पे जो है बाढ़ लेकर के आती हैं। तो जल के कारण से, और जल से ऐसे भी कि जल का जमाव किसी क्षेत्र में जब लंबे समय तक हो जाता है तो वहाँ की भी जो भूमि है वो ख़राब होने लगती है, धीरे-धीरे करके डिग्रेडेट, निम्नीकृत होने लगती है। तो
इस जल के कारण जो जमा हुआ जल है या जो बहता हुआ जल है, जो मृदा अपरदित करते हुए चला जाता है, इसके कारण से भारत में 16% जो भूमि है वो निम्नीकृत या कहें कि मरुस्थलीकृत हो चुकी है। इससे क्या होता है कि जैसे कोई खनन वाला काम कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो भी नष्ट होते हैं, तो मिट्टी के कारण ऐसे। तो मिट्टी और जल इन दो कारकों को देखें तो मिला करके 16% जो है वो नुकसान करते हैं या कर चुके हैं लगभग। फिर दूसरा अगर कारण देखें, जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 140 करोड़ की जनसंख्या लगभग अनुमान किया जाता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो जनसंख्या जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, जिससे वनों की जो है वो अंधाधुंध कटाई होगी और उस पर पशुओं का चरना जो चराई है वो बढ़ेगा और वनस्पतियों को काटा जाएगा। तो इससे क्या है कि मरुस्थलीकरण की गति बहुत तेज़ हो सकती है। तीसरा कारण हम बता सकते हैं जो कृषि गतिविधियां हैं, एग्रीकल्चरल वर्क हैं, उसके कारण से भी ये बहुत बड़ा रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन के लिए भी। जैसे जो ऐसी परिस्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुभेद है, वल्नरेबल एरिया है, वहाँ कृषि तंत्र में जो पूरा पानी सींचने का पैटर्न है, कहने की इरिगेशन का जो पैटर्न है, उससे भी डिग्रेडेशन होता है। जब हम किसी भूमि पे ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक डालने लगते हैं तो क्या होता है कि उसकी पोषक तत्व धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अधिक रसायनों से भूमि में जो अर्थवॉर्म है यानी कि कीड़े हैं जो पोषक तत्व को बढ़ाते हैं वो मरने लगते हैं, तो उसकी पोषक तत्व कम, उसमें पोषक तत्वों में कमी आती चली जाती है। तो कृषि भी है, कृषि के बारे में और जैसे हम बताएं यहाँ पे कि जो प्रसंस्कृत बीज होते हैं, जैसे पहले क्या होता था कि लोग अपना देसी जो बीज होता है उसी को बोते थे, लेकिन उसमें पैदावार कम होती थी, लेकिन उसी से ही अपना उत्पादन करते थे तो भूमि निम्नीकृत नहीं होती थी। लेकिन अब बीज को जो है प्रसंस्कृत किया जा रहा है, उसका जेनेटिक जो फॉर्म है उसको चेंज करके ऐसा बीज बनाया जाता है जिससे उसकी उर्वर शक्ति जो है, कह लें पैदावार जो है, प्रोडक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है कि उसमें उर्वरक जो है वो ज़्यादा मात्रा में डालना ही पड़ेगा, और जो जेनेटिक वाले सीड्स होते हैं उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके कारण से क्या होता है कि धीरे धीरे लैंड जो है वो निम्नीकृत होती चली जाती है। इसके अलावा अगर हम अन्य कारणों में देखें तो हो सकता है कि शहरीकरण और जो भूमि विकास परियोजनाएं हैं उसके कारण से भी, जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज जब लगाई जाती हैं तो उसका पहले एनवायरमेंटल असेसमेंट किया जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA किया जाता है कि इसके कारण से पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं कि विकास भी हो सके और जो है पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि विकास परियोजनाओं को जो मंजूरी दी जाती है वो अंधाधुंध मंजूरी दी जा रही है, EIA का पालन नहीं किया जा रहा है और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। अतार्किक ढंग से रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जेनेटिक सीड्स डाले जा रहे हैं जिससे जेनेटिक बीजों पे हमारी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है, तो जो परंपरागत सीड्स हैं उसमें भी कमी आ रही है और लैंड भी खराब हो रहा है। विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की जो है अंधाधुंध कटाई हो रही है जिससे भूक्षरण की समस्या बढ़ रही है। इससे ज़मीन के जल सोखने की भी क्षमता जो है वो कम होती जाती है। तो जंगली एरिया जो होगा तो उसमें पानी को सोखने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन जब किसी क्षेत्र से पेड़ों को काट देते हैं, वृक्ष काट देते हैं, तो बारिश जब होती है तो वो वहाँ की मिट्टी को बहा करके लेकर चली जाती हैं। तो क्या होगा कि ऊपरी परत जो उर्वर वाली परत थी, फर्टाइल जो लेयर था मिट्टी का, वो बह करके चला गया, तो नीचे की जो मिट्टी होगी वो उतना ज़्यादा फर्टाइल तो होगा नहीं, तो हमें डिग्रेडेटेड लैंड मिलेगा जिसमें जो उत्पादकता है उसमें कमी आ जाएगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन, उसके कारण से भी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पे कृषि उत्पादन या वनीकरण होना चाहिए था, और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या
अन्य प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए हम बहुत सारे जंगलों को भी कटा देते हैं, किनारे किनारे पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे वनस्पतियों को और पशुओं को भी समस्या होती है। तो इसके कारण से भी लैंड डिग्रेडेट होता है। और फिर जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण से भी हम कह सकते हैं, जैसे तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इससे सूखा जो है वो बढ़ रही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे जो ड्रॉट है, सूखा, उसकी समस्या भी बढ़ती चली जाएगी, तो मरुस्थलीकरण का संकट तो होगा ही। तो ये कुछ मुख्य कारण हम कह सकते हैं मरुस्थलीकरण के। यहाँ पे एरिया भी दिया गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है 32.8 किलोमीटर स्क्वायर, और निम्नीकृत जो भूमि है वो 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और ये 9.64 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इसके लिए हम उपाय क्या बता सकते हैं? भारत UNCCD का एक हस्ताक्षर करता है, उसमें हस्ताक्षर किया है एक UNCCD, इसमें भारत ने साइन किया है। और इसमें क्या होता है कि मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। इस वाले जो प्रोग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, जैसे नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, फिर समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, फोडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम, ये सब भारत सरकार ने बनाई है, जिससे क्या हो सकता है कि थोड़ा सा निम्नीकरण के लिए हम युद्ध लड़ सकते हैं। लेकिन मरुस्थलीकरण में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, सरकार के द्वारा जो भी किया जा रहा है अब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है उसमें वृद्धि हो रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो ठीक प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है उसका। इसके लिए क्या कर सकते हैं? संस्थागत और जो मानवीय क्षमताएं हैं उनकी अपर्याप्त एवं कमजोरी हम इसमें दर्शाता है कि मानवीय क्षमता जो है वो ठीक प्रकार से यूज़ नहीं किया जा पा रहा है। फिर समर्पित निधि, उसके लिए उसकी निधि कमी होगी कि फंडिंग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। संबंधित मंत्रालय जो हैं उनके बीच में समन्वय होना भी ज़रूरी है। वन से संबंधित मंत्रालय हो गया या जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गया, तो ये सब का जब समन्वय, कोऑर्डिनेशन आपस में होगा तो हम मरुस्थलीकरण को रोकने में थोड़ा सा काम सही तरीके से कर सकते। समन्वय थोड़ा सा इसमें बढ़ाना चाहिए। फिर योजना निर्माण और कार्यान्वयन पर समान रूप से ध्यान न दिए जाने से भी ऐसी हो सकती है कि योजनाएं बन गई हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अधिकारियों के द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा हो ग्राउंड लेवल पर जा कर के। फिर उपाय के रूप में ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है या जैविक कृषि है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं, और इरिगेशन के कुछ जो नए प्रयोग हैं उसका हम यूज़ करके भी लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। अब वर्षा जो है भारत में वो अच्छी मात्रा में होती है, तो उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम सिस्टम ला सकते हैं कि पानी को हम सीधे ज़मीन के अंदर में डालें। और वन जो हैं उसको कटने के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच हम अपना सकते हैं कि जितने हम पेड़ काटें तो उसको रिकवर करने के लिए हम बहुत सारे पेड़ लगा भी दें, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक बार जब खराब हो जाएगा तो उसको रिकवर करने में समय लगता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा उपचारात्मक जो उपचार हो सकते हैं और जो निवारक यानी कि रोकथाम हो सकते हैं, दोनों उपायों को समान रूप से महत्व देना जरूरी है कि उपचार क्या हो सकते हैं और निवारण क्या हो सकता है, कि जंगलों की कटाई कम से कम हो और क्लियरेंसेस जो इंडस्ट्रीज़ के हों वो ज़्यादा से ज़्यादा सही पारदर्शी रूप में हो सकें। तो निवारक और उपचारात्मक दोनों अप्रोच को अपनाना पड़ेगा इसके लिए। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए किए जाने वाले सभी उपायों को की प्रभावकारिता जो है, इफेक्टिवनेस, उसकी जांच के लिए उपायों की समय समय पर समीक्षा भी की जानी चाहिए कि इसके क्षेत्र में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, क्या कमियां हैं। तो इसमें हम समीक्षा का भी पैटर्न देख सकते हैं। मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज हों, इसके लिए बार बार
कि जो प्रोग्राम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही प्रकार से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वाला प्रश्न या इससे संबंधित प्रश्न आता है तो ये जितना बताएं टॉपिक आज का, इतने में से अगर 150 शब्द का है तो लिखा ही जा सकता है 150 शब्द आराम से। उसकी परिभाषा पहले लिख दी, डेफिनेशन, फिर जो अफेक्टिव एरियाज़ हैं उसको हम बता दिए, फिर उसके रीजन्स क्या हैं वो बता दिए, फिर उपाय क्या हो सकते हैं वो बता दिए। उपाय के बाद हम थोड़ा सा उसका विश्लेषण समीक्षा कर सकते हैं और फिर लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।